Our next topic is we have to see some examples on non-serial schedule. Okay, non-serial means concurrent. Non-serial means concurrent. Okay, so see here, consider the following transaction. Give two non-serial schedules that are serializable. Give two non-serial schedules. Non-serial means concurrent, but that are serializable. That are serializable means those works like a serial schedule. चाहिए तो हमको कंकरेंट शेड्यूल लिखना है, बट वो कैसा चाहिए, वो जो सीरियल शेड्यूल जैसे वर्क करता हो, मींस करेक्ट हो इन शॉर्ट. ओके, so see here this is given T1 and T2. T1 means transaction T1 and T1 and T2 is transaction T2. Okay, so here read x equal to x minus m, write x, then read y equal to y plus m, write y. Means here again they are doing subtracting m from x and adding m to the y. Okay, then T2 is read x equal to x plus n, write x. They are adding something n in the x here. Okay, so first of all what we have to do, we have to write down this schedule as a serial schedule first of all for our understanding. Okay, for our understanding हमको समझने के लिए हमको पहले इस ट्रांजैक्शन को सीरियल शेड्यूल में लिखना है. So consider the schedule T1 followed by T2. So पहले हम पूरा T1 लिख लेंगे, बाद में T2 लिख लेंगे. Okay, so now from this is for our understanding, this is not the answer actually, for our understanding. So from this what we have to find out, serial schedule में हमने कल क्या देखा कि this xx, this is called as data item, जो bracket में लिखा होता है that is called as data item. So we have to find out first of all the common data item which is present in both the transactions. Here it is xx. Okay, after that we have to find out whether there is write x and whether here it is read x. Means इसने write की वैल्यू ये read कर रहा है क्या, है क्या ऐसा सिचुएशन इस सीरियल ट्रांजैक्शन में? यस, हियर इट इज, इसमें है कि इसने राइट की वैल्यू ये रीड कर रहा है. T1 जो हार्ड डिस्क में वैल्यू लिखेगा x की, वो T2 रीड कर रहा है सीरियल ट्रांजैक्शन में. तो हमको कंकरेंट ट्रांजैक्शन को इस वे से ब्रेक करना है कि सेम होना चाहिए. कल हमने देखा कि इस राइट एक्स और रीड एक्स पे ही पूरा हमारा कंकरेंट शेड्यूल हमको पता चलता है कि करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, कल ही हमने देखा है. सो बस हमको वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है. सो इसको आपको इस सीरियल ट्रांजैक्शन को इस वे से ब्रेक करना है कि इसने राइट की वैल्यू इसने रीड करनी चाहिए. मींस इस राइट एक्स के नीचे कहीं तो भी, नॉट डायरेक्ट तुरंत आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बट इस राइट एक्स के नीचे रेड एक्स आना चाहिए कहीं तो भी. और राइट एक्स के नीचे रेड एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसने राइट की वैल्यू, T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा है. अगर सीरियल में T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा है तो कंकरेंट में भी वैसा ही होना चाहिए. ओके, कल हमने जो 4 ट्रांजैक्शन देखे उसमें वही है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको 2 ऐसे आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम. कैसे आता है, दिस x तक हम लिखेंगे. ओके, x तक हम लिखेंगे, उसके बाद ये रीड x का, ये x तक का लिख लेंगे और उसके नीचे y का लिखेंगे. ओके, अब मैंने इसको ब्रेक किया ना, सीरियल शेड्यूल को मैंने कंकरेंट शेड्यूल में लिखा है, बट हियर द कंडीशन इज सेम. जो सीरियल में हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है कि T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा है. दिस कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड. जो सीरियल में हो रहा है वही कंकरेंट में अगर होता है देन इट इज करेक्ट. यस्टरडे वी हैड सीन थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल. ओके, थर्ड शेड्यूल में क्या हो रहा था, T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा था जो सीरियल शेड्यूल में हो रहा था. सो थर्ड वन वाज करेक्ट बट फोर्थ वन वाज रॉन्ग. व्हाई फोर्थ वन वाज रॉन्ग? बिकॉज फोर्थ शेड्यूल में इसने राइट की वैल्यू ये रीड नहीं कर रहा था, ये रीड पहले ही हो जा रहा था, राइट के ऊपर रीड आ रहा था. ओके, मींस ये इसने राइट की वैल्यू रीड नहीं कर रहा था, प्रीवियस वैल्यू कोई वैल्यू रीड कर रहा था. ओके, सो मींस हमको क्या करना है, सीरियल में जो हो रहा है इसने राइट की वैल्यू ये रीड कर रहा है तो कंकरेंट में भी वही होना चाहिए. इतनी एक कंडीशन आपको मींस याद करनी है और उस हिसाब से लिखना है. ओके, ये पहला हो गया. अब दूसरा देखो, इसका आंसर हर एक का अलग अलग आ सकता है. ओके, सबका मींस अभी तो मींस इसका आंसर हर एक का अलग अलग आ सकता है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रीड एक्स राइट एक्स तक तो लिखा क्योंकि मुझे राइट एक्स तक तो लिखना ही है क्योंकि उसके नीचे ही रीड एक्स आएगा. ओके, तो मैंने और क्या किया, अब मुझे 2 आंसर्स लिखने हैं ना, नॉन सीरियल शेड्यूल, 2 नॉन सीरियल शेड्यूल्स आई हैव टू राइट डाउन. सो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रीड एक्स राइट एक्स तक लिखूंगी और ये जो रीड वाई था, ये मैंने उसको ऊपर ले लिया. सीरियल में ये जो था यहाँ तक मैंने, क्योंकि इंटरनली T1 और T2 कहीं पे भी ब्रेक हो सकते हैं, ये सीपीयू में होता है.
ओके तो ये कहीं पे भी ब्रेक हो सकते हैं, बट हमको क्या एग्जांपल में अभी क्या है क्वेश्चन में कि इट शुड बी करेक्ट, लेकिन हमको करेक्ट वाले ही ब्रेक करके दिखाना है। ओके सो मैंने क्या किया यहाँ पे सेकंड आंसर में यहाँ तक लिखा, रीड वाई तक लिखा, फिर रीड एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एन लिखा, फिर इसके दो इंस्ट्रक्शंस बाकी थे, दोज आई हैव रिटन एंड एट लास्ट राइट एक्स आई हैव रिटन। बट इसका भी आंसर करेक्ट ही आने वाला है, क्यों? बिकॉज सीरियल में जो हो रहा है कि इसने राइट की हुई x की वैल्यू T1 ने राइट की हुई x की वैल्यू T2 रीड कर रहा है। ओके तो सेम इज हैपनिंग हियर इन बोथ द कंकरेंट ट्रांजैक्शंस, दैट द वैल्यू व्हिच इज रिटन बाय T1 of x is read by T2, and here also in the second answer is also the value which is written by T1 for value of x is read by T2, so both the concurrent schedules are correct और हमको correct ही concurrent schedule लिखने हैं। ओके अब इसका आंसर और एक का अलग आ सकता है। अब एक ने सपोज आपने किसी ने ये लिखा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मोस्टली सबका सेम आता है क्योंकि एक्स एक्स का पार्ट फिर वाई का पार्ट ऐसे लिखते हैं मोस्टली। ओके अब दूसरा कोई क्या कर सकता है, ये जो y प्लस एम है इसको भी यहाँ ऊपर लिख सकता है। ओके मीन्स रीड एक्स एक्स प्लस एम राइट एक्स रीड वाई वाई इक्वल टू वाई प्लस एम, फिर ये एक यहाँ पे ये दो इंस्ट्रक्शन लिखेगा, यहाँ फिर यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, बाद में नीचे यहाँ पे एक आएगी और ये दो इंस्ट्रक्शन नीचे आएगी इसके। मीन्स अब हमको केयर क्या लेनी है कि ये और ये राइट एक्स के नीचे रीड एक्स आना चाहिए, बाकी नीचे की इंस्ट्रक्शन आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग। ओके आर यू गेटिंग दिस? ओके हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ओके यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पहले तो क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल्स ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। एक मिनट, टेक अ स्क्रीनशॉट of this. This is a question. Okay, give two non-serial schedule which are serializable. Serializable means correct, जो serial schedule जैसे वर्क करते, concurrent है but serial schedule जैसे वर्क करते, means always correct. Okay, so this is the solution. The solution means this is consideration, this is for our understanding, this is not the answer. Okay, then write down answer 1. This is answer 2. हो सकता है एमसीक्यू में एक आध आपको दे दे वो कि क्या ये करेक्ट है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना, बोल नहीं सकते। तो हमको सिर्फ राइट एक्स और रीड एक्स, राइट और रीड देखना है, राइट और रीड जिसका डेटा आइटम सेम है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड व्हाटएवर इट इज। ओके so now we will see the second example. Again see here, consider the following non-serial schedule. Give two non-serial schedules that are serializable to serial schedule T0 T1. अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि T0 के बाद ही T1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। Here it is T0, here it is T1. ऊपर के इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, तो हम हमारे मन से ले सकते हैं, बट यहाँ पे दिया है T0, T1 मीन्स पहले T0 ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, बाद में T1 इन द सीरियल शेड्यूल। ओके सो इसलिए हमको ऊपर ये क्या है ये ध्यान रखना है। ओके सो नाउ अगेन द सेम थिंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, we have to write down the serial schedule. ओके सीरियल शेड्यूल लिख लिया हमने, इंस्ट्रक्शन को ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, ये जो सारे थे ये हमने एक पूरे कॉन्सिक्यूटिव लिख लिए। ओके एंड दीज आर अगेन द कॉन्सिक्यूटिव। ओके सो वो इंस्ट्रक्शंस हमने इसमें से लिख लिए T0 T1। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज का हमको ध्यान रखना है, रीड कौन सा राइट और कौन सा रीड। गलत हुआ तो भी चलेगा बट लेट्स ट्राई। First of all, what you have to do, you have to find out the common data item. Common data item is जो ब्रैकेट में those are called as data item. तो जो कॉमन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डेटा आइटम है, ऐसा कॉमन कौन सा है? Which is the common data item? X और Y? X. Yes, very good. Y तो इधर नहीं है ना, Y इधर है बट इधर नहीं है, तो अब जाहिर है राइट की Y की कोई राइट की वैल्यू कोई रीड करने को है नहीं इधर, सो Y को हमको इग्नोर ही करना है। वी हैव टू इग्नोर द Y, ओनली X इज कॉमन। ओके
x कॉमन इधर है और इधर x है, x एक्सिस कॉमन। अब हमको क्या निकालना है, T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा है क्या, बिकॉज T1 इज एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट एंड देन T2 इज स्टार्टिंग। ओके, सो है क्या इसमें कि इसने राइट की वैल्यू ये रीड कर रहा है, ऐसा है क्या, है, इट्स देयर। इसने जो ये जो वैल्यू राइट करेगा हार्ड डिस्क में वो ये रीड कर रहा है, नीचे है ना, राइट एक्स के नीचे है, सीरियल ट्रांजैक्शन में भी वो राइट एक्स के नीचे कहीं तो रीड एक्स है, मींस T1 is reading the value of x which is written by T0। ओके, मींस T0 ने जो x की वैल्यू राइट की करेगा हार्ड डिस्क में वो T1 रीड कर रहा है इन द सीरियल शेड्यूल। ओके, सो व्हाइल राइटिंग द कंकरेंट शेड्यूल वी हैव टू टेक द सेम केयर कि राइट एक्स के नीचे ही रीड एक्स आना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है, सिंपल है। राइट एक्स के नीचे ही रीड एक्स आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वैसे सीरियल शेड्यूल में हो रहा है, जो सीरियल शेड्यूल में हो रहा है वही कंकरेंट शेड्यूल में अगर हो रहा है देन मींस योर कंकरेंट शेड्यूल इज करेक्ट। ओके, सो पहला वे तो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, ये पूरा रीड एक्स, ये पूरा राइट डाउन ऑल द दिस थिंग्स ऑफ एक्स, देन हियर अगेन फॉर ऑल एक्स एंड देन हियर अगेन फॉर ऑल वाई, एक्स और वाई। This is your first solution. This is answer. This is for our consideration. We have written, but this is your answer. Okay? यहाँ देखो, अभी देखना है आपको, yes, इस right x के नीचे read x आ रहा है, yes, means this is you have written properly. Now for second क्या करूँगी मैं? सेकेंड को आपको हमको देखना क्या है, सिर्फ किस राइट एक्स के नीचे read x आना चाहिए, read x राइट एक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, नीचे आना चाहिए। तब फिर से मैंने क्या किया, थोड़ा सा हमको चेंज करना है, तो ये जो रीड वाई था, ये रीड वाई उसको मैंने ऊपर ले लिया, मींस x माइनस m राइट एक्स, बाद में रीड कॉमा y, देन रीड x इक्वल टू x प्लस m, फिर उसके दो इंस्ट्रक्शन बचे हुए और इसके दो इंस्ट्रक्शंस। ओके, मींस सेम अगेन राइट एक्स के बाद रीड x आ रहा है, यस, मींस योर दिस कंकरेंट शेड्यूल इज आल्सो करेक्ट, और हमको वही चाहिए, कंकरेंट शेड्यूल तो लिखना है बट इट शुड बी करेक्ट, और इट वर्क्स लाइक अ सीरियल शेड्यूल, मींस सीरियल शेड्यूल में जैसे हो रहा है वैसे ही कंकरेंट शेड्यूल में होना चाहिए। ओके, सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। और मैंने आपको बताया हर एक कोई इसका अलग भी लिख सकता है, हो सकता है ये y इक्वल टू y प्लस m भी मैं यहाँ लिख दूं। ओके, फिर बाद में ये दो इंस्ट्रक्शन लिखूं, फिर यहाँ नीचे ये एक ही इंस्ट्रक्शन बाकी रहेगा, ये लिखूं, उसके बाद ये दो लिखूं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ब्रेक आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट ओनली द कंडीशन इज दैट राइट एक्स के नीचे रीड एक्स आना चाहिए, बस दैट इज द कंडीशन। बाकी आप नीचे का जो पार्ट है उसके वो कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो। चलिए, तो ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, और घर पे रीडिंग करो उसका आज के आज। ओके, this is the first solution. And this is the second solution. इंस्ट्रक्शन को ऊपर नीचे नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस वैसा ही रहेगा। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। And again here third means here there are three transactions are there. Okay, here there are three transactions T1, T2, T3. So again give at least two non-serial schedules that are serializable. Okay, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, as there are three are given, what we have to do कि now we have to check here with, first of all you have to check it out in T1 and T2. T1 and T2 में चेक करना है कि पहले तो कॉमन डेटा आइटम कौन सा है। कॉमन डेटा आइटम क्यों फाइंड आउट करेंगे हम, कि कॉमन डेटा आइटम है तो ही कुछ चांसेस है कि इसने राइट की वैल्यू ये रीड करेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, सो हियर T1 और T2 में क्या है कि इसने राइट की वैल्यू, T1 ने राइट की वैल्यू T2 रीड कर रहा है, इट्स ओके। और कुछ है क्या वो भी देख लेना है, नहीं है बाकी कुछ। देन वी हैव टू कंसीडर T2 एंड T3।
T2 एंड T3। अब T2 में तो इसने राइट की वैल्यू ये रीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है T2 एंड T3 में। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू चेक इट आउट T1 एंड T3। ओके, T1 एंड T3, T1 एंड T3 में क्या है कि इसने T1 ने राइट की वैल्यू y की, T3 इज रीडिंग। ओके, द वैल्यू व्हिच इज रिटन बाय T1 फॉर y इज रीड बाय T3 रीड कर रहा है। तो ये भी इसके नीचे ही है ना, मींस सीरियल शेड्यूल में क्या हो रहा है कि द वैल्यू व्हिच इज रिटन बाय T1 is read by T2 and the value which is written by T1 for y is reading by T3। तो सेम सीरियल शेड्यूल, सेम कंकरेंट शेड्यूल में ऐसे ही होना चाहिए कि इस राइट एक्स के नीचे ये रीड एक्स आना चाहिए और इस राइट वाई के नीचे ये रीड वाई आना चाहिए। ये रीड वाई इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट के ऊपर रीड नहीं जाना चाहिए कोई भी। ओके, so take a screenshot of this and try to solve this problem। okay, example। दिस इज फॉर आवर कंसिडरेशन। ओके, अब ये थोड़ा बड़ा है, एक इसमें नहीं आएगा, एक मिनट। सॉल्यूशन। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आंसर इज नॉट गिवन हियर, यू हैव टू सॉल्व इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो इस राइट एक्स के नीचे ही रेड एक्स आना चाहिए। तो ये तो आपको फर्स्ट वाला T1 जो है वो एज इट इज यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रेड एक्स को हम इसके ऊपर नहीं लेके जा सकते। ओके, इस रेड एक्स को हम इसके ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि राइट एक्स के नीचे ही रेड एक्स चाहिए। तो T1 तो आपको जैसा है उतना यहाँ तक पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, देन अब इस ऊपर राइट एक्स और राइट वाई दोनों आ गए ऊपर के, अब इसको आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो, है ना। ओके, इसको आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो, सिर्फ राइट एक्स के नीचे रेड एक्स आना चाहिए और राइट वाई के नीचे रेड वाई आना चाहिए। बाकी अब आपको इस दोनों को ब्रेक करना है। इसके दो स्टेटमेंट लिखो, इसकी दो लिखो, बाद में इसकी दो लिखो, बाद में इसकी तीन लिखो। ओके, या फिर इसका एक, इसका एक, इसकी दो, इसका एक, लाइक दैट, ऐसे कहीं पे भी ब्रेक करो, क्योंकि मेन जो है आपके राइट एक्स वो तो ऊपर आ गए, गेटिंग, वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ ही जाएंगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन राइट एक्स एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड एक्स। तो आपको यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा ये पूरा T1 वाला, है ना। सो ट्राई दिस। ओके, okay, now next topic we will see, that is why concurrency control। Why concurrency control means the question is maybe asked like this: what are the anomalies of concurrent transaction? Anomalies means problems. So what are the anomalies while concurrent transaction, when transaction is concurrent? Okay, so see here, several problems will occur if concurrent executions are not controlled. Here we will take example of bus reservation system. Each record will include number of seats reserved on the bus. This क्या होगा, कंकरेंट ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि इमेजिन करो ये रीड एक्स ऊपर चला गया, ब्रेक होते समय सीपीयू में रीड एक्स ऊपर चला गया, तो कंकरेंट शेड्यूल होगा, बट क्या वेदर इट इज करेक्ट, नो इट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग होके चलेगा क्या, हमको कंकरेंट शेड्यूल भी एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड इट शुड बी करेक्ट आल्सो। ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स कि हमको पहले फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। Okay, so we will consider the example of bus reservation system. Each record will include number of seats reserved on the bus. कितने seats reserved हुए on every bus, that is given there. We will see that transaction. The following figure shows a transaction T1 that cancels n seats from one particular bus, whose reserved seats is stored in the database item X, and reserves same number of seats on the other bus. Means एक बस से कैंसिल होके number of seats दूसरे बस में हम रिजर्व करेंगे, same number of seats, whose reserved seats is stored in the data item named Y. See here. What we are doing in T1, read X means X बस में अभी तक कितने रिजर्वेशन हुए, that it will read,
from the hard disk, then x equal to x minus n. Minus means we are cancelling the n number of reservations, and then we will write x, means we will write down the updated value of x into the hard disk, then read y. Okay, then we are doing the same number of, means n number of reservations into the y bus. Y means it is a second bus. Okay, and then we are writing the value of y to the hard disk. Okay, means x से cancel कर रहे हैं n reservations, and y bus में वो हम n reservations add कर रहे हैं. And what T2 is doing? The second transaction T2 reserves m seats on the first bus referenced in transaction T1. Okay, तो T2 में क्या हो रहा है? T2 में क्या कर रहा है? वो x बस में ही m reservations add कर रहा है. n cancel हो गए x बस में, but m reservations add हो रहे. Okay, and write x. So now we have to see the three problems. The problems which might occur are the lost update problem. Okay, this problem occurs when two transactions access the same database item. Same database item is xx. Okay, data item is xx, and are interleaved in a way that make the value of database item incorrect. Means ये problems है ना, means आपको कैसे incorrect value मिल रही है यहाँ पे. So see here. Now you can tell me whether this concurrent schedule is correct or wrong. थोड़ा सोच के मुझे बताओ. सेम ही है, राइट एक्स रीड एक्स ही देखना है आपको. ओके, राइट एक्स रीड एक्स ही देखना है. तो टेल मी whether this concurrent schedule will be correct or wrong. Please try it. गलत हुआ आपका आंसर तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई इट. Wrong, yes. Why? Or others means first of all tell me others opinion whether it is correct or wrong. उसको मैंने बताया नहीं कि करेक्ट है या उसका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, मैंने उसको नहीं बताया, अभी आंसर नहीं दिया कि उसका आंसर, अभिजीत का आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. उसने आंसर दिया, इट्स ओके, वेरी गुड. बाकी लोग अपना ओपिनियन बताओ. नहीं? Okay, Abhijit, tell me. Can you tell me why it is correct? Why it is wrong? T1 ने राइट के x के T2 रीड नहीं करा. हाँ, yes, very good. वही है, बस पूरे चैप्टर में वही है, राइट एक्स एंड रीड एक्स, उसके अलावा कुछ नहीं है. ओके, देखो अब कैसे होना चाहिए, आप लॉजिकली सोचो. बाकी राइट एक्स रीड एक्स भी छोड़ दो, लॉजिकली सोचो कि सपोज एक्स में, एक्चुअली द कैलकुलेशंस आर गिवन हियर कि x में अगर 50 सीट्स है, ओके, x में 50 सीट्स है, तो x माइनस n मीन्स 45 हो जाएगा. ओके, 45 हो गया, तो 45 में ये जो 45 आया हमारा आंसर, वो 45 वो राइट होना चाहिए हार्ड डिस्क में, है ना. मीन्स तब आपका फाइनल आंसर हो गया, और उस 45 में उसने m की वैल्यू ऐड करनी चाहिए ना. ओके, x की वैल्यू 50 है, n की वैल्यू 5 है, सो 50 माइनस 5 45. बट ये वैल्यू राइट होनी चाहिए हार्ड डिस्क में, उसके बाद ही इसने रीड करनी चाहिए. मींस 45 में उसने फिर m की वैल्यू ऐड करनी चाहिए, कि उसके पास 50 रिजर्वेशंस थे, 5 कैंसिल हो गए, नाउ द वैल्यू इज 45, और उसने 4 ऐड किए तो 49, ऐसा आना चाहिए. ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सी हियर 45. ओके, बट T2 क्या कर रहा है, पहले 50 वैल्यू रीड कर रहा है ना. T2 देखो यहाँ पे, क्योंकि उसने वैल्यू ये राइट ही नहीं की है 45 वैल्यू. ओके, बट तो वो कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, 50 वाली वैल्यू रीड कर रहा है. 50 में वो जो m की वैल्यू है 4 होगी फॉर एग्जांपल, तो ऐड कर रहा है. 50 वैल्यू कितनी आएगी इसकी, फिर 54 हो जाएगी. तो हमारा इसका आंसर 54 आने वाला है क्या, अगर हम करेक्ट सोचते हैं तो? नहीं, हमारा आंसर 49 आना चाहिए. गेटिंग? सो इसने वैल्यू ही गलत रीड की, तो जाहिर है आगे के कैलकुलेशंस रॉन्ग ही होने वाले हैं. ओके, सो हियर, ओके, सो वी विल सी हियर द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज इनकरेक्ट. फाइनल वैल्यू कहां पे आ रही है हमको, यहाँ पे. ओके, क्योंकि पहले ये राइट x होने वाला है, उसके बाद ये राइट x है T2 का. मींस फाइनल वैल्यू x की हमको कहां से मिल रही है, यहाँ से T2 से. ओके,
क्योंकि ये तो ओवरराइट हो जाएगी, ये जो कुछ भी लिखेगा उसके ऊपर ये लिखेगा, फिर से अपडेट करेगा. So final value हमको T2 से मिल रही है. So of course we are getting the wrong value of x. That is means incorrect. And the transaction T2 reads the value of x before T1 would change it in the database, and therefore the updated x value of T1 is lost. Means T2 क्या कर रहा है, x ने पहले अपडेट करनी चाहिए थी, राइट करनी चाहिए थी हार्ड डिस्क में, वैल्यू बाद में उसने वो रीड करनी चाहिए थी. ओके, सो वो वैसा नहीं कर रहा है. That's why therefore the updated x value of T1 is lost. T1 की वैल्यू lost हो गई. So यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया उन्होंने. For example, at the start value of x equal to 50, n equal to 5 and m equal to 4. Consider it. Okay. Now in transaction T1 read x. X means it will read value of x equal to 50. Then x equal to x minus n, that is equal to 45. Okay. तो 45 सीट्स रहनी चाहिए अब T1 में, मींस x बस में अकॉर्डिंग टू T1. अब लेकिन T2 क्या कर रहा है, रीड x. अब वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा, उसने राइट नहीं की है. द वैल्यू ऑफ x इज नॉट रिटन इनटू द हार्ड डिस्क, सो T2 विल रीड द वैल्यू x दैट इज इक्वल टू 50. ओके, क्योंकि हार्ड डिस्क में अभी 50 ही वैल्यू है. यस्टरडे वी हैड सीन 50. So x equal to x plus m. So 50 plus 4 equal to 54. So the final result 54 is incorrect. So what should be the correct answer? That also we will see. X equal to 50. Now what should happen? That we will see. X equal to 50. X equal to x minus n means 50 minus 5 equal to 45. अब x की वैल्यू 45 हार्ड डिस्क में जानी चाहिए थी. ओके, मींस राइट होनी चाहिए थी. एंड व्हेन दिस x equal to x plus m means 45 plus 4 equal to 49. Okay, so final value of x should be the 49. But वो क्या दे रहा है, 54. And why it is? Because इसने राइट की वैल्यू ये रीड नहीं कर रहा है. ओके, अगर आप सीरियल ट्रांजैक्शन लिखोगे उसको, अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे उस वे से, सपोज यू हैव टू राइट डाउन दिस एज अ सीरियल शेड्यूल एंड पहले T1 बाद में T2. अगर पहले T1 बाद में T2 लिखोगे तो इमेजिन करो क्या होगा, इसने राइट की वैल्यू ये रीड करेगा ना, ये रीड नीचे आएगा, तो इसने राइट की वैल्यू ये रीड करेगा, देन इट इज ओनली इट इज करेक्ट. बट इसने राइट की वैल्यू ये रीड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. कंकरेंट शेड्यूल में ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि फर्स्ट मींस क्या है, वी विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट. ओके, सो ये यहाँ पे ये रिजल्ट रॉन्ग मिलने वाला है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज T1 अपडेट इज लॉस्ट. ओके, नाउ सेकंड इज द टेम्पररी अपडेट, दैट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम. इस पे काफी टाइम क्वेश्चन होता है डर्टी रीड पे, डर्टी रीड प्रॉब्लम. नाउ डर्टी रीड मींस क्या है, दिस ऑकर्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन updates a database item and writes it into the database, and after some time it fails due to some reason. This updated value is accessed by another transaction before it is changed back to its original value as shown below. Means in short क्या है, see here. We will see example. T1 read x minus n write x. इसने write किया, it's okay. Hard disk में गया, it's okay. अब T2 is reading the value which is written by T1. It's correct. It's correct. कि T1 ने जो राइट की वैल्यू है वो T2 रीड कर रहा है. उसने कैलकुलेशंस भी कर लिए उसके x plus m and write x. उसके बाद T1 का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ रीड y. बट आफ्टर दैट दिस ट्रांजैक्शन गेट्स फेल्ड. आफ्टर दैट दिस ट्रांजैक्शन T1 गेट्स फेल्ड. अब ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट शुड हैपन? What is our atomicity property? The transaction should be entirely executed or not at all. या तो ट्रांजैक्शन T1 means here T1 पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए या तो कुछ भी नहीं. तो जब कोई ट्रांजैक्शन आधा अधूरा एग्जीक्यूट होता है, उसके अभी 2 इंस्ट्रक्शंस बाकी है ना, मींस ये आधा अधूरा ही है. तो जब कोई ट्रांजैक्शन आधा अधूरा एग्जीक्यूट होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, रोल बैक, अनडू, रोल बैक करना पड़ेगा ना, abort you can say. Okay, so we have to roll back this. अब ये रोल बैक जब होता है मींस अनडू जब हम करते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू पहले 50 थी, ऊपर हमने देखी ऊपर के एग्जांपल में, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x वाज 50, देन n means what, how much we have subtracted 5. Okay, so x minus 50 minus 5 it becomes 45. So in the hard disk the 45 value is there. Okay, and original is 50, or remember original also, and this is 45.
Now it will read this value 45 because in the hard disk it is 45 and he has done the calculations. Okay, but उसने 45 value read की, but यहाँ पे this transaction gets failed, so we will make undo it, we will undo it. Okay, तो undo करेंगे तो x की value क्या हो जाएगी 50, x की value क्या हो जाएगी 50, but इसने read क्या की है 45. So this is called as dirty read. Dirty read means wrong value. He is reading the wrong value. In short, dirty means. Okay. मीन्स ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इसकी वैल्यू फिर से ओरिजिनल पे आ जाएगी, मीन्स x की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो बट इसने क्या रीड किया 45 की, मीन्स इसने डर्टी वैल्यू रीड की, मीन्स रॉन्ग वैल्यू इन शॉर्ट रीड की. ओके, सो सी हियर द ट्रांजैक्शन T1 changes the value of x and fails due to some reason. So the system must discard these changes. Discard means undo करेंगे. But before it can be done, the transaction T2 reads the temporary value of x which is wrong. But T2 ने read कर ली ना. The value of x which is read by T2 is called dirty read because it has been modified by the transaction that is not completed or committed. वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था अभी तक या कमिट नहीं हुआ था. ओके, सो हमने एक प्रॉपर्टी देखी है आइसोलेशन की, जब तक कोई ट्रांजैक्शन कमिट नहीं करता है तब तक वो दूसरे ट्रांजैक्शन को उसकी वैल्यू दिखनी नहीं चाहिए. फॉर दैट रीजन इट इज ओके, क्योंकि हो सकता है ना आगे जाके वो ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल हो जाए, फिर वो अभी रॉन्ग वैल्यू रीड कर रहा है ना T2. ओके, सो दैट्स द रीजन कि ये अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसने पहली वैल्यू रीड कर दी, इसलिए वो ट्रांजैक्शन पहले कमिट होना चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरों को वो वैल्यू रीड करने को देती है, दी जाती है. ओके, एंड थर्ड वन इज द इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम समरी है मींस अभी कि हर हाउ मेनी रिजर्वेशंस आर देयर इन द ईच बस, every bus. Okay, that is the summary. If one transaction, that is T2 here, is calculating the aggregate function on a number of records while the other, ये aggregate function कर रहा है कि हर बस में कितने total reservations हुए. Okay, while the other transaction T1 here is updating some of these records. वो इधर T1 में वो वाले अपडेट कर रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रही, ऐड हो रही, और T2 क्या कर रहा है उसको फाइनल वैल्यू, फाइनल रिजर्वेशंस कितने हुए सारे बसेस में in every bus. Okay, so then the aggregate function may take some values before updation and other after transaction. Transaction is given below. अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है. Okay, sum 0. First of all we have to initialize it, means पहले हमको 0 करना पड़ता है उसको initialize. Then read A. It will read some, ये A का अभी यहाँ पे दिखा नहीं कि A, imagine that ये यहाँ पे है कहीं तो भी ऊपर T1 में. ओके, सो रीड A की वैल्यू रीड करेगा सम इक्वल टू सम प्लस A, मींस सम अभी 0 है, 0 में A की जो कुछ होगी, इमेजिन 50 या 40 जो भी कुछ है, तो A की जितनी होगी उसमें वो ऐड करेगा, सो 0 प्लस 40 40 हो जाएगा. इट्स ओके. अब T1 क्या कर रहा है, x की वैल्यू रीड करेगा हार्ड डिस्क से, x इक्वल टू x माइनस n. x इज बस, x एक बस है और एक y एक बस है, तो x में से माइनस हो गए कुछ रिजर्वेशंस, उसने राइट किया हार्ड डिस्क में. अभी T2 क्या करेगा, रीड कराएगा x की वैल्यू, और ये जो रीड करेगा x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 45, तो वो 45 कहाँ पे ऐड करेगा, इस सम में, ऊपर जो एडिशन हुई थी. हमको T2 क्या कर रहा है, टोटल सारे बसेस में मिला के कितने रिजर्वेशंस हुए हैं, सारे बसेस को मिला के वो यहाँ पे कर रहा है, दैट इज समरी. तो यहाँ पे उसकी सपोज वैल्यू आई थी 40, 0 प्लस 40 40, तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सम इक्वल टू 40 प्लस 45. यहाँ पे हमने 45 कैलकुलेशन किया है ना, ऊपर की वैल्यूज अगर लेते हैं तो 45, सो 40 प्लस 45 85. ओके, नाउ रीड y, sum equal to sum plus y, and here read y equal to y plus n, write y. Now tell me whether this is correct now regarding y. Again, यहाँ तक करेक्ट है, मैं तो आपको क्लू दे रही हूँ कि यहाँ तक करेक्ट है, बट रिलेटेड विथ y, whether this is correct. करेक्ट है क्या ये, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है. y, T2 ने राइट की y की वैल्यू
T1 राइट नहीं, T1 रीड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस, वेरी गुड। ओके, देखो अब यहाँ पे आप सिंपल वे से देखो, y क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हमारा 85 आ गया। ओके, यहाँ तक 85 आ गया। अब ये रीड y कर रहा है, रीड y कर रहा है मीन्स ये क्या है, हार्ड डिस्क में सपोज पहले कितनी वैल्यू थी y की, कितनी कंसिडर की थी हमने, नहीं y की शायद की नहीं थी। सपोज y की इमेजिन करो 60 वैल्यू है हार्ड डिस्क में, अभी ये जो रीड कर रहा है, तो y की उसने 60 वैल्यू रीड कर ली हार्ड डिस्क से। ओके, तो 85 और 60 कितना हो गया, 145 है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 145। बट हुआ क्या है, इसमें और 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, है ना, 5 एक्स्ट्रा और ऐड हो गए। n की वैल्यू अगर हम 5 कंसीडर करें तो मींस पहले जो 60 थी अब 65 हो गए। बट इसने क्या किया, पहले रीड कर लिया। इसने रीड कहाँ करना चाहिए था, नीचे, कि मींस इसकी y की वैल्यू 60 थी, 5 ऐड हो गए, 65 हो गए, फिर हार्ड डिस्क में 65 हो गए, फिर यहाँ पे उसने वो 65 ऐड करने चाहिए थी, कि भाई y में टोटल 65 सीट्स रिजर्व हुई है। बट इसने क्या किया, पहले उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी y इक्वल टू 60 वही रीड करी, तो कैलकुलेशंस गलत हो गया ना। हमारा कैलकुलेशन आना चाहिए था 190, बट इसका यहाँ पे कितना आ रहा है, नहीं सॉरी कितना, 150 आना चाहिए था, क्योंकि 5 इसमें और ऐड हो गए। तो इसका कितना आ रहा है 145 यहाँ पे, मींस आपकी ये जो फाइनल वैल्यू है ये गलत आ रही है ना। समरी मींस समरी जो टोटल कैलकुलेशन था आपका एडिशन का, वो रॉन्ग आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। बस खेल यही है, कुछ भी नहीं है। इसने राइट की वैल्यू इसने रीड करनी चाहिए थी। अब ये सिंपल रिजर्वेशन का देखा जाए तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब ये फाइनल आंसर बताएगा कि हाँ भाई मेरे इसमें टोटल 65 अभी रिजर्वेशन है, पहले 60 थे अब 5 और हो गए, अब 65 हो गए, तो उसने 65 ऐड करने चाहिए ना। ओके, तो इसने क्या किया, सिर्फ 60 ही ऐड की, मींस प्रीवियस वैल्यू ऐड की, दैट इज रॉन्ग। सो जाहिर है इस ये जो रीड y है ये यहाँ नीचे चाहिए था, राइट y के नीचे, देन इट शुड बी करेक्ट। बट इंटरनली कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है ना, उसने अगर पहले ये वैल्यू रीड कर दी तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके, so see here transaction T2 is calculating the total number of seats reserved for all buses. At the same time T1 is cancelling and reserving some tickets. T2 में total number of seats reserved for all buses कर रहा है और T1 cancelling and reserving means addition कर रहा है। Here the number of seats reserved in bus Y will be wrong in T2 because T2 has first added, that is added it, and then T1 made n seats reserved in Y. मींस पहले वो ऐड कर दे रहा है, इधर पहले ऐड कर दे और उसके बाद में यहाँ पे ये रिजर्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। ओके, so the result should be correct if T1 will first add n seats in bus Y and then T2 should sum it. पहले उसने ये n की वैल्यू मींस ऐड करनी चाहिए और उसके बाद ये सम करना चाहिए, मींस ये रीड y नीचे चाहिए था। दैट इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा सा ये है बट लॉजिकली देखा जाए तो सिंपल भी है। अब ये बस के रिजर्वेशन इतना आपको समझ में आ सकता है हमको, है ना? आई थिंक सो। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन ना, स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ से? यहाँ से ले लो, जैसे आपको बेसिक भी पढ़ते आएगा। जी